नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। सत्ता में जीत की टोपी हासिल करने के लिए हर पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है। तो वहीं दुर्ग में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के जिला सचिव को फोन पर धमकियां मिल रही हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में पार्टियों के बीच जीत और हार की जंग जारी है। पार्टियां एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने में लगी हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से सत्ता में जीत की टोपी हासिल करने में लगी हुई हैं। तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के खत्म होने के ठीक 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर सनसनीखेज खुलासा किया है। आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिला सचिव संजीत विश्वकर्मा ने खुलासा किया कि उन्हें अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर बीजेपी में प्रवेश करने के लिए दबाव बनाया गया और ऐसा न करने पर अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए अपहरण कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पूरे मामले में पुलिस ने नेवई थाने में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए और आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए डराया धमकाया जा रहा है, अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत मैंने थाना नेवई में की है। 7 तारीख की घटना है। 7 तारीख को शाम 7:20 से लगभग 8:05 तक मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से धमकी दी गई, कॉल के माध्यम से मुझे धमकी दी गई। और इस मामले से सबसे बड़ा मामला यह निकल कर आता है कि जैसा बीजेपी आज तक इन आरोपों से बचती आती है कि हमारे कोई नेता किसी भी अन्य पार्टी के नेता को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, हम अपने पार्टी में प्रवेश करने की बात नहीं करते हैं। तो आज मेरे पास प्रूफ है कि बीजेपी के नेता इसी तरह की गतिविधियां करके देश के कई राज्यों में कई नेताओं को उन्होंने जनप्रतिनिधियों को तोड़कर वहां की सरकारें गिरा दी, वहां के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अभी सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी जी ने कहा है कि आप निश्चित रहें, इस पर कार्रवाई हम जल्द से जल्द करेंगे और कार्रवाई निश्चित, मुझे नेवई थाना से काफी उम्मीद है क्योंकि उन्होंने तत्काल एफआईआर दर्ज किया, तो मुझे लग रहा है कि उस पर कार्रवाई बहुत जल्द होगी। आम आदमी पार्टी दुर्ग जिले के जो जिला सचिव हैं और पूर्व अभी प्रत्याशी भी विधानसभा के रहे हैं, चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो उनको भाजपा प्रवेश करने के लिए पहले कहा गया और जब इन्होंने कहा कि नहीं हमने तो अभी इंडिया अलायंस में हम काम कर रहे हैं, तो उनको धमकी दी गई और बहुत ही वल्गर जो थे वो गाली गलौज भी की गई व्हाट्सएप पे, और जिसकी शिकायत इन्होंने बताया कि नेवई थाने में दिया है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी प्रदेश शासन से, क्योंकि उनकी सरकार है, उम्मीद करती है कि सारे तंत्र मंत्र तो सब मालूम है उनके पास में है ना, विधानसभा और जिले और राज्य से लेकर केंद्र तक सारे एसीबी और सारे जो सीबीआई है और पूरे प्रशासन है उनके हाथ में है। उनको बहुत तेज गति से इस पूरे चीजों को पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि कौन उनका कार्यकर्ता है, कौन इनको धमकी दे रहा है। नहीं तो आम आदमी पार्टी और जनता ये मानेगी कि उनकी उसमें शामिल है, उनकी सहभागिता है, उसमें उनकी सहमति है। आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि जो राज्य की कम से कम जो केंद्रीय नेतृत्व जो उनकी देख रही है वो इस पे प्रतिक्रिया जरूर दे। नहीं देने पर मैं रिपीट कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी फिर ये मौन उनका स्वीकृति मानेगी, मौन सहमति मानेगी कि उनके सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेतृत्व में ये काम हो रहे हैं और ये हो रहे हैं तो पूरा देश देख रहा है। तो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के जिला सचिव संजीत विश्वकर्मा को फोन पर बीजेपी में शामिल होने की धमकियां मिल रही हैं। अब आखिर में देखना ये है कि इस पर पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। हाई स्कूल परीक्षा में 75.61% और हायर सेकेंडरी परीक्षा में 80.74% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं इसी को लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष रेणु पिल्ले ने समस्त सफल परीक्षार्थियों को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम के परिणाम हैं, उसके कुछ मुख्य आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहले हाई स्कूल में चलते हैं। वर्ष 2024 के हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में कुल 3,40,220 छात्र सम्मिलित हुए थे और इनमें से 3,39,994 के परिणाम घोषित किए गए। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 75.61% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 0.56% अधिक है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी गर्ल्स का पास परसेंटेज बॉयज की तुलना में अधिक है। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 79.35 है और बालकों का प्रतिशत 71.12 है। एक और एनालिसिस ये है कि कितने छात्र प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं छात्रों का प्रतिशत 34.56% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 1.26% अधिक है। द्वितीय श्रेणी में 36.29% उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 4.75%। दो परीक्षार्थी ऐसे हैं जो पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। हाई स्कूल के कुल 19,012 परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के लिए पात्र हुए हैं और टोटल 226 परीक्षार्थियों के जो परिणाम है हम विभिन्न कारणों से रोके हैं। इसमें से 15 नकल के प्रकरण हैं, 6 जांच के कारण रोके गए हैं और जो शेष 205 है वो ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनके पात्रता के अभाव के कारण आवेदन निरस्त हुए हैं। अब हम चलते हैं हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में। हायर सेकेंडरी एग्जाम में कुल 2,58,704 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे और इनमें से 2,58,575 के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। हायर सेकेंडरी में जो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है वो 80.74% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 0.78% अधिक है। यहाँ भी सेम एनालिसिस प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में पास हुए छात्रों का अगर हम करें तो ये परिलक्षित होता है कि जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं छात्र हायर सेकेंडरी में, उनका प्रतिशत 34.07% है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। द्वितीय श्रेणी में 42.22% उत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में 4.45%। 5 परीक्षार्थी ऐसे हैं जो पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और हायर सेकेंडरी के कुल 22,232 परीक्षार्थी पूरक के लिए पात्रता रखते हैं। हायर सेकेंडरी में 129 परीक्षार्थियों के जो परिणाम है वो रोके गए हैं। इसमें से 31 नकल के प्रकरण है, 6 जांच में है और शेष 96 जो है वो ऐसे परीक्षार्थी है जिनके पात्रता के अभाव में आवेदन निरस्त होने हैं। एंड जो विभाग के आदेशानुसार इस वर्ष की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बोनस अंक दिए गए हैं। इस तरह के जो बोनस अंक प्राप्त करने वाले हाई स्कूल के छात्र 1108 है और हायर सेकेंडरी के 1131। ये परिणाम हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने कई मुद्दों पर बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे ऊपर बिठाया जाए। वही नस्लीय भेद के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। कहते हैं कि पूरब के लोग ऐसे हैं, पश्चिम के लोग ऐसे हैं, दक्षिण के लोग ऐसे हैं, उत्तर के लोग ऐसे हैं। ये नहीं दिखता इनको कि उत्तरम यत् समुद्रशित हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है और हम सब भारत
की संतति हैं, ये उनको नहीं दिखता है। मैं आज भी और आप सबके सामने भी और सबसे इस बात को कहना चाहता हूं, उत्तर पूर्व से भारत जुड़ा हुआ कितना है, महाभारत काल में भी वर्णन उस क्षेत्र का है हमारे पास। और हर विषय पर भाई, मतलब आज के युग में इस तरह की बात करना और उसके लिए किसी बात का तर्क देना, मैं सोचता हूं कि वह भी बेमानी है, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो कहा है उनको माफी मांगना चाहिए। जो अभी स्वांग चल रहा है इस्तीफा देने का, निष्कासन का, निलंबन का, आजीवन निष्कासन कर सकती है भारत कांग्रेस, अगर उनका तो बोले कांग्रेस आजीवन निष्कासन। इससे कम में मैं सोचता नहीं हूं कि भारत का जनमानस कहीं मानने वाला है। मैं नहीं सोचता हूं कि भारत का जनमानस कहीं संतुष्ट होने वाला है, कहीं माफ करने वाला है कांग्रेस को भी। चाहे कांग्रेस की अपनी बात हो तो नेहरू जी ने कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, ये हम सबके बीच बहुत स्पष्ट है मामला। अभी एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है भाई, लेकिन उन्होंने कहा था, उनको हिंदू होना पसंद नहीं था, उनको अन्य कुछ होना पसंद था। ऐसे ही राम मंदिर का मसला आया था तो राम मंदिर के मसले पर भी ऐसी बातें हुई थी, काल्पनिक है भगवान राम, यह भी कहा गया था। भगवान राम के विषय पर, राम मंदिर के विषय पर जाने के बाद इन्हीं शेम पित्रोदा ने यह कहा था कि राम मंदिर और रामनवमी इन बातों से सरोकार नहीं है मेरा, और ये मुझे पीड़ा देती है, मुझे परेशान करती है, इनका ही कहना। मैं आपके सामने उदाहरण पूर्वक कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति है, उसको आप बड़ा बंगला दे दें, बड़ी गाड़ी दे दें, पहनने को अच्छे कपड़े दे दें, खाने को अच्छा भोजन दे दें, और हर महीने 1-2 लाख रुपया दें, और कहें कि चौराहे पर तुमको 2 जूते मारेंगे सुबह से, बाकी तुम जियो अपने जीवन। कोई स्वीकार करेगा जीवन? रोटी, कपड़ा और मकान, यही जीवन नहीं हो जाता है भाई। हम इंसान हैं, स्वाभिमान भी जीवन होता है। हम इंसान हैं, विचार भी जीवन होते हैं। हम इंसान हैं, हमको परस्पर सहयोग जीवन में करना होता है। इसी तरह से मैं कहता हूं कि भारत के संदर्भ में बाबर ने आकर के हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था, और जब वो मंदिर तोड़कर यहां पर तोड़ा था, उसके बाद गांव-गांव, गली-गली भगवान के पूजा और रामायण हुआ करते थे, परंतु भगवान का उचित स्थान उनको मिला नहीं। हम भगवान का क्या माने, हमारी भावनाओं को उचित स्थान नहीं मिला, और भगवान का मंदिर बनने से मेरा स्वाभिमान तुष्ट हुआ है, मेरे भावनाओं को उचित स्थान मिला है। मैं भारत का हूं, मैं कहां जाऊंगा दुनिया में, मैंने इंग्लैंड या कहीं और मंदिर बनाने की बात नहीं की। तो इस तरह भगवान की भी आलोचना करने वाले ये शेम पित्रोदा, इन्होंने फिर से एक बार कहा है, जैसे नस्ल भेद के बारे में बात की है, निंदनीय है, मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता हूं। इन्होंने जिस तरीके से अमेरिका के तर्ज पर भारत में भी स्त्री धन पर आक्रमण करने की बात कही है, या उसका विरासत टैक्स, उसकी बात कही है। भारत में एक जीवन नहीं जीता है आदमी, भारत में कई जीवन तक बातें होती। आप, मेरे बच्चे, आपके बच्चे भी आपको याद करके पितृपक्ष में कार्यक्रम किया करते हैं, हम भी करते हैं, अपने पिता और अन्य लोगों को याद करके। भारत में जीवन एक बार का जानवरों की तरह नहीं होता है, भारत में जीवन कई पीढ़ियों का होता है। तो उस तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इनको, कि किसी ने मेहनत करके पैसा कमाया है तो उसको लेकर के उनको दे दिया जाए जिनके बच्चे ज्यादा हों। ऐसे विषय नहीं रखने चाहिए। विषय ये होना चाहिए कि भारत किस तरीके से एक साथ मिलकर के आगे बढ़ सके, ये स्पष्टता के साथ बात होनी चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हर जगह नफरत का सामान बिक रहा है। एक्चुअली ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत का सामान ये लोग बेच रहे हैं। दक्षिण भारत में भी को भी अलग देश बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने कहा, उसको कांग्रेस ने टिकट दे रखा है लोकसभा का। जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, वो लोग भी जाकर के कांग्रेस में शरण पाते हैं। हेमंत करकरे जैसे शहीद, उनके बारे में भी ये शेम पित्रोदा ने कहा
कि वो उनकी गोली से नहीं मरा, प्रसाद की गोली से नहीं मरा। ये इन्होंने कहा। याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि एक व्यक्ति ने जीवन में क्या क्या कहा। जब उन सारी बातों को लेकर के आप चर्चा करेंगे तो बातों में स्पष्टता आती है। हमारे सैनिकों के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस पर भी प्रश्न लगाया गया था राहुल गांधी और सभी के द्वारा। जबकि इमरान खान का वीडियो मेरे फेसबुक पोस्ट पर अब भी है भाई। इमरान खान का वीडियो था जिसमें उसने कहा था कि वो कितना खतरनाक हमला था, वैसा हमला फिर हो सकता है। ऐसा वो पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के साथ बैठकर मीटिंग में कह रहा है। अभी इमरान खान तो मान रहा है लेकिन ये नहीं मान रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कांकेर में हुए 29 नक्सलियों के ढेर हो जाने के बाद, उस ऑपरेशन के बाद भूपेश बघेल जी ने कहा कि फर्जी है एनकाउंटर, जबकि 18 अप्रैल को नक्सलियों ने ही 29 लोगों की सूची पूरी जारी करके यह कहा कि हमारे इतने लोग शहीद हुए। ये बिल्कुल वैसे ही है। आप देखेंगे तारतम्य पूरा मिला हुआ दिखेगा, यहां से लेकर के शेम पित्रोदा तक, ये शेम पित्रोदा तक सब कुछ मिला हुआ दिखेगा आपको। मैं आपसे निवेदन पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि भारत की जनमानस की इस पीड़ा को आप जरूर स्थान दें, इस विषय को आगे बढ़ाएं। मैं मूलतः इस पूरे विषय पर इनकी शेम पित्रोदा की घोर निंदा करता हूं और ये जरूर कहता हूं कि कांग्रेस आजीवन निष्कासन करे तो जनता माफ करेगी। इतना बड़ा बयान आ गया। जी भैया, मैं सोचता हूं कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसा करने वाले हैं, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे करने वाले, तो अपना काम जी। ये बयान आया है, ये क्या आपको लगता है प्रायोगिक है? दूसरी बात, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है या गांधी परिवार के लोग इसे छुट्टी क्यों साधे बैठे? नहीं, विषय चिंता का तो यही है ना, ये 100 साल की पुरानी पार्टी है, अब तक के इतिहास के सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनके सरकार बनने की उम्मीद इनको खुद नहीं है, क्योंकि इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो सरकार कैसे बनेगी? और सरकार नहीं बन रही है और वादे बड़े बड़े होते हैं। ये चुप रहते हैं इन मसलों पर। ये कुल मूलतः विभाजन चाहते हैं, मूलतः विभाजन चाहते हैं। दक्षिण भारत को अलग देश बनाना चाहिए ऐसा कहने वाले व्यक्ति को टिकट देते हैं। भारत, देखिए, नए 3 कानून आए हैं अभी, भारत की संसद में पारित कानून आए हैं। उस कानून में लोगों को क्या लगता था, लेकिन बहुत स्पष्टता के साथ प्रावधान है, अपन मिलकर एक बार और चर्चा किए थे इसके बारे में, कि राजद्रोह खत्म हो गया है। अभी राजा को आप जी चाहे जितनी गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रद्रोह नहीं चलेगा। इसका प्रावधान है, बहुत स्पष्टता है उसमें। राष्ट्रद्रोह, देश के बारे में गड़बड़ करोगे तो नहीं होगा ठीक, राजा को गाली दे दो आप जितना दे। तो ये कांग्रेस जो कुछ कर रही है, उनसे बयान करवाना फिर चुप रह जाना, कुल मिलाकर देश में विभाजन की स्थिति लाना चाहती है। कुल मिलाकर देश को जिस तरीके से उन्होंने 370 को 60 सालों तक पाल कर रखा, विभाजित रखा लगभग देश को, जिस तरीके से भारत के विभाजन में उन्होंने मैं कहता हूं कि सहयोग किया। सब बूढ़े हो गए थे, कोई आंदोलन नहीं करना चाहता था, कोई जेल नहीं जाना चाहता। ये नेहरू जी के बयान है भाई, मेरे नहीं, और इसलिए सबने विभाजन स्वीकार कर लिया। क्या ऐसे विभाजन स्वीकार हो सकता है देश का? क्या विभाजन ऐसे स्वीकार हो सकता है देश का? हालांकि सैम पित्रोदा अच्छे बोल के हैं। राजीव गांधी मार्गदर्शन सैम पित्रोदा से दिया करते थे और माना यही जा रहा है, जैसे मोदी जी ने मंच में कहा, शहजादा जो है अंदर से मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो विदेशी मूल विदेश में फंसे हुए लोगों से मार्गदर्शन की क्या जरूरत है? नहीं, वही तो बात है। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष बनाकर रखे थे, बाकी अध्यक्ष तो राज्य देश के स्तर के हो, अंतर्राष्ट्रीय उनके यूनिट के अध्यक्ष थे। और वो शहजादे तो शेम पित्रोदा से मार्गदर्शन लेते हैं, उनको गुरु मानते हैं, बता चुके हैं वो पहले। यही तो स्थिति है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की है कि हिंदुओं की संख्या 7.8% घट गई है और मुस्लिमों की बढ़ गई। हाँ, रिपोर्ट जारी हुई है और मैं सोचता हूं कि यह चिंता का विषय है। बहुसंख्यक समुदाय क्यों घट रहा है, ये हम सबको समझना भी पड़ेगा और इसके निराकरण भी करने पड़ेंगे।
डेमोग्राफी चेंज होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 2-3 पीढ़ी पर्याप्त होती। तो डेमोग्राफी बड़ा चेंज हो गया तो भारत संभलेगा कैसे, ऐसा है। ये जो आज का बयान आया है ये विरोधी भी लग रहा है क्या, मतलब टारगेट करके बोला गया है? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात भारत है, और जो भारत विरोधी है वो सब विरोधी है। और हिंदू भी हमारे लिए दूसरा ही है भाई। जो भारत माता की जय बोले वो मेरा भाई है, एक लाइन की कथा है। तो किसी का श्रद्धा का स्थान भारत से बाहर है वो बड़ा मुश्किल होता है फिर समझ लेना। और जहां जो भी है वो भारत में, लेकिन भारत में श्रद्धा का स्थान हो, भारत के प्रति उतनी भावना हो, उतना पर्याप्त है। तो उन्होंने मूलतः जो किया वो भारत को क्षति पहुंचाने के लिए। नहीं, और कितना पतन होगा, नीचे जगह नहीं है अब आगे। ये आजीवन निष्कासन की आपने मांग की है, तो आजीवन निष्कासन के बाद क्या निरस्त नहीं होगा? नहीं भाई, ये हमारी मांग है। अगर वो दृढ़ता से इस पर कायम होते हैं, आगे बढ़ते हैं और कभी वो निरस्त करेंगे तो हम मान लेंगे कि उन्होंने वापस कर लिया सब कुछ अपना। नहीं, कहाँ हुआ है निष्कासन कहाँ हुआ? इस्तीफा दिया है, फिर से ले लिया जाएगा। पुराने ऐसी कितनी घटनाएं हैं, चुनाव के बाद तुरंत ही ले लेते हैं। ऐसा नहीं लगता कि राजनीति में दो समुदाय को लेकर कांग्रेस का विचार होता है कि हिंदुओं का समर्थन करते हैं एक समुदाय को, आप लोग लगाते हैं कि उन लोग मुस्लिमों का समर्थन, दो समुदाय को लेकर राजनीति नहीं हो रही, ऐसा देखने को। नहीं भैया, इसमें फर्क है। नहीं भैया, इसमें फर्क है। हमारे भाजपा के घोषणा पत्रों में था भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, उसका कारण था भारत का स्वाभिमान। आप मत सोचिए उसको हिंदू और मुस्लिम में। हिंदू तो हम उसको सोचते हैं ना जो भारत माता की जय बोले वो हिंदू है, उसकी पूजा पद्धति से हमारा लेन देन नहीं है, जो भी हो सकता है। लेकिन भारत माता की देश के प्रति भाव मन में होना चाहिए, बस इतना आग्रह भाजपा का होता है और दूसरा कोई आग्रह नहीं है। लेकिन एक समुदाय विशेष को वोट बैंक की तरह यूज कोई करता है तो आपत्ति वहां होती है। उस समुदाय के लिए जिस तरीके से वो काम करते हैं, मतलब अगर दंगा हुआ तो वो एक समुदाय का नाम आता है कि रमेश सुरेश ने ऐसा कर दिया, वैसा, फिर कुछ लड़कों ने ऐसा कर दिया, ये होता है। हम देखे हैं इन सब बातों। तो ये विभेद करके और समुदाय विशेष को लक्ष्य बनाकर वोट बैंक बनाना, हम इसके खिलाफ जरूर है सर। विजय जी, ये जो घटती हुई हिंदुओं की संख्या जिसमें चिंता व्यक्त की है, ये प्रायोजित आपको लग रहा है कहीं इसके पीछे किसी प्रकार का प्रयोजन? नहीं, मंच बड़ा है तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बात आज का ही थोड़ी है, जो बात आ गई वो तो है हम सबके बीच में। आने वाले समय में उसमें और स्पष्टता आ जाएगी। ऐसा हो ही सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा सिनेरियो तो दिख भी रहा है भैया, ऐसा सिनेरियो दिखता भी है। एक सवाल यहाँ से लोकल है। बागपत जिले में नीट परीक्षा में 391 परीक्षार्थियों के साथ लापरवाही हुई और उनको 45 मिनट तक दूसरा पेपर दे दिया गया पढ़ने के लिए। अब क्या सरकार की ओर से या आवास की ओर से कुछ ऐसा पहल की जाएगी, पत्र लिखा जाएगा तो उनके साथ इंसाफ हो? 391 बच्चे हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। 45 मिनट जो पेपर दे रहे हैं, 45 मिनट तक दूसरा पेपर उनको करवाया गया, बाद में चेंज किया गया, एक्स्ट्रा टाइम भी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को और लाऊंगा भैया एक बार। मित्र, और कोई प्रश्न हो? एक छोटा सा अनुरोध है, आज 1 to 1 नहीं कर पाएंगे, कहीं जाना है। हाँ, चाय वाय पीने के लिए आइए, बिल्कुल बैठ कर हम चर्चा हो सकती है, इसीलिए प्रश्न में रोके नहीं। पूछेगा ये नक्सलवाद के लिए आपने बोला है कि इंटर स्टेट उसमें बूथ और पेट्रोलिंग होगी और कैंप खोले जाएंगे। कैंप तो नई सरकार बनने के 4 महीने में 24 कैंप खुले और 30 की हमारी और योजना है आगे। नक्सल के विषय पर बड़ी स्पष्टता है सरकार के मन में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।